हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 9 अक्टूबर 2020 का जो एंशिएंट क्वेश्चन है, केवल उसको। और इसकी पूरी सीरीज़ है। आप अगर सीरीज़ देखना चाहें तो 2010 तक के मैंने सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं एंड ये यूजीसी नेट जो पेपर कराता है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके या आई बटन के माध्यम से इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। धन शब्द का पहली बार उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में हुआ है? तो अर्थशास्त्र में हुआ है। निम्नलिखित चोल राजाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो उत्तर बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले राजराज प्रथम, फिर आ जाएंगे राजेंद्र प्रथम, इसके बाद वीर राजेंद्र और कुलोत्तुंग प्रथम। तो 18 नंबर क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत आता है और ये रिपीट भी हुआ है। पिछले अगर पेपर्स आप उठा के देखेंगे तो किस प्राचीन तमिल लेखक ने नंद शासकों द्वारा संचित अपार धन संपदा का उल्लेख किया? तो मामूल नार ने। निम्न में से कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है? तो मलुकदास भक्त संत नहीं है, बाकी सभी भक्त संत है। मुल्ला दाऊद, मज्जन और कुतबन। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन से मंदिर ईंटों से निर्मित है? तो जो ईंटों से निर्मित मंदिर है वो हो जाएगा नंबर 3। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है ए और डी। भीतर गांव मंदिर कानपुर और लक्ष्मण मंदिर सिरपुर। चित्रकला तकनीक और अर्थ देख लेते हैं, ये भी एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत है। खत को हम कर देंगे नंबर 1 से हाशिया, फिर उसके बाद तरह हम करेंगे रेखांकन, रेखा चित्र और आरेख से। रंग मेजी हम कर देंगे रंग मिश्रण रंगाई से। और शम्स हम कर देंगे अलंकृत शीर्षक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से महायान बौद्ध धर्म के मुख्य लक्षण हैं? तो बुद्ध की प्रतिमा की पूजा, स्थानीय पथों का आत्मसातीकरण और बोधोत्सव की अवधारणा, ये सभी लक्षण हैं। बौद्ध दर्शन के प्रचार के लिए पाली का प्रयोग ये नहीं है। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। तो यहाँ पे एक प्रश्न आया है मैचिंग का। महाजनपद दिया है, राजधानी दी गई है और आपस में से मैचिंग करना है। अश्मक हम कर देंगे पोटन से। चेदी को हम करेंगे शक्तिमती से। दक्षिण पांचाल कापिल्य और सूरसेन मथुरा से। तो ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। रब तक अभिलेख के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही है वो होगा कनिष्क और कट विशेष शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए। तमिल सिद्धों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं हो रहा है वो है तमिल सिद्धों का मुख्य केंद्र तोडे नाडु और पांडी नाडु था, ये सही नहीं है। बाकी सभी के सभी करेक्ट है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप स्क्रीन को पॉज करके से पढ़ सकते हैं। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो उसका अन्य नाम था देवगुप्त और देवराज। ए और बी हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार हैं? तो प्रसिद्ध जो टीकाकार है इसमें हो जाएगा बी और सी, कुल्लू और मेघात तिथि। खरोष्ठी लिपि में लिखित धम्मपद की पांडुलिपि कहां से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है खोतान से। तो यहाँ दिया है निम्नलिखित को पहले से बाद के कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसे व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा सुक्त निपात नंबर 1 पे, फिर हम रखेंगे द पेरिप्लस ऑफ द एंथ्रियन सी,
नंबर 2 पे। इसके बाद हम रखेंगे मणिमेखले नंबर 3 पे, और इसके बाद सियुकी नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से कौन जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी? तो चंदना थी। आर्यभट्ट ने निम्न में से कौन सी खोज नहीं की? तो जो खोज आर्यभट्ट के द्वारा नहीं की गई थी वो थी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, बाकी सभी खोज की गई है। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से ग्रहण लगते हैं। कला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भारहुत को, फिर हम रखेंगे जग्गे पेट को, फिर हम रख देंगे भूमरा को, और सबसे लास्ट में तंजावुर। सती का पहला अभिलेखीय साक्ष्य निम्न में से किस अभिलेख में प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है भानुगुप्त का अरण्य अभिलेख, और ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, पहले के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे कथन और कारण यानी अभी कथन और तर्क का क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के दजला फरात नदी के घाटियों के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे। सही है। और तर्क दे रहा है ऐसा कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है जो मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों की परिकल्पना की पुष्टि करता है। ये गलत हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, ए सही है और आर गलत है। तो यहाँ पर आपस में सम्मिलित करने का प्रश्न है। पुरातात्विक स्थल और प्रदेश दिया गया है। जोरवे, जोरवे को हम कर देंगे महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र। कायथा, कायथा को करेंगे मध्य प्रदेश से। ओजियाना, ओजियाना को कर देंगे राजस्थान से, और रोजदी, रोजदी कर देंगे गुजरात से। तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। फिर से कथन और कारण का क्वेश्चन है। अभिकथन कहता है गुप्त काल में हिंदू धर्म विशेषता भागवत धर्म या वैष्णव धर्म का उत्थान हुआ। करेक्ट है। तर्क दे रहा है फाहियान के कथनानुसार इस काल के दौरान बौद्ध धर्म फला फूल रहा था। यह भी कहा जाता है कि सांची के महास्तूप के चारों प्रवेश द्वार पर बुद्ध की 4 प्रतिमाएं स्थापित की गई। इस काल के दौरान ही नालंदा भी बौद्ध शिक्षा का केंद्र बना। ये भी करेक्ट है, लेकिन व्याख्या नहीं दे रहा है, इसलिए हमारा उत्तर बनेगा ए सही है। आर भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं दे रहा है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय महापाषाण संस्कृति से निम्न में से क्या क्या संबंध है? तो इसमें क्या क्या संबंधित हो रहे हैं? तो लोहा, लोहे के औजार और उपकरण, घोड़े, सॉफी, साकोफैगी और डोलेमेन। कैल्शियम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे वैदिक नदी दी गई है और वर्तमान नाम दिया गया है, उसे आपस में मैचिंग करना है। अस्कनी, अस्कनी को हम कर देंगे चिनाब से। परुष्णी, परुष्णी को हम करेंगे रावी से। शतुद्री, शतुद्री को हम कर देंगे सतलज से। और विपाशा व्यास से। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत की नवपाषाण संस्कृति में निम्न में से क्या पाया गया? तो जो पाया गया था वो था घिसकर और पॉलिश कर बनाए गए प्रस्तर उपकरण, और इसके अलावा खेती से उपजाए गए जौ और मटर। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से किस स्थल पर अशोक के पृथक शिलालेख मिलते हैं? तो जो शिलालेख इसके प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं ए, बी और सी। ए, बी और सी। धौली से, जौगढ़ से और सन्निति से। निम्न में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? तो अल-बरूनी ने। ये मिडविल का फिर क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे। प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी निम्नलिखित में से किस राजवंश की विशेषता थी? तो चालुक्यों की। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सबसे कम स्वर्ण प्रतिशत वाले सिक्के जारी किए? तो विष्णु गुप्त ने।
प्रारंभिक वैदिक काल में प्रजापति कौन थे? तो प्रजापति कहलाते थे युद्ध समूह के प्रमुखों का नेतृत्व करने वाले अधिकारी। तो यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश आप अपने से रीड करें वीडियो को पॉज करके। मैं सीधा इसका उत्तर आपको दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 91 पर आ जाते हैं। बोलता है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार एक चरवाहे को कितनी बूढ़ी गायों और कितनी ओसर गायों की जिम्मेदारी सौंपी गई? तो क्रमशः 20 और 20। निम्न में से किसके लिए वस्तु और नगद दोनों के भुगतान किए जाते थे? तो अधीक्षक की जिम्मेदारी की द्वितीय श्रेणी के लिए। पशु अधीक्षक के कार्य को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया? तो 7 भागों में विभाजित किया गया। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार शिकारी का कार्य और हक क्या है? तो नगद मजदूरी के बदले दुधारू गायों की देखभाल करना। दुधारू गायों की देखभाल करने वालों को दूध और घी के रूप में भुगतान क्यों नहीं किया जाता था? ताकि वे बछड़ों को उनके हिस्से के दूध से वंचित ना करें। तो फ्रेंड्स, इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप आई बटन का यूज़ कर सकते हैं।